हाँ भाई, देखिए जो मैं इससे पहले जो वीडियो पार्ट 1 के लिए करा चुका हूं उसमें आपको ये क्वेश्चन 18 तक कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब इसका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, समझे आप लोग। तो सबसे पहले एक आपका पर्वत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पर्वत दिया हुआ है। स्टेप से एक पर्वत के शिखर से, तो ये पर्वत का शिखर होगा। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु। तो कहने का मतलब है जब पूर्व की ओर बिंदु लेके चल रहा है तो पूर्व इस साइड में होता है। जैसे डायग्राम पे बात करता हूं मैं, यहां तो होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व, और ये आपका होता है पश्चिम। व्हाइट बोर्ड या किसी कागज में स्ट्रैप से आपकी दिशा होती है। तो पूरब का मतलब इस इधर साइड में आपको पॉइंट लेके चलना है। देखें आप लोग क्या कह रहे हैं। पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, यानी कि इस क्षैतिज स्थल पर दो बिंदु हैं। ये पहला बिंदु और ये आपका दूसरा बिंदु, और ये आपका स्टेप से पर्वत दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो इस जगह से जब आपको अवनमन कोण बनाना है तो इसके समांतर आपको स्टेप से क्या माननी पड़ेगी? जमीन माननी पड़ेगी। एक तो पहले पॉइंट पर दिया हुआ है अवनमन कोण, और एक इस दूसरे बिंदु पर भी क्या दिया हुआ है? अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण दिया हुआ है तो इस जगह से दिया हुआ है, तो यहां पे स्टेप से आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। देखिए, शिखर से पूर्व की स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। इसके दो तरीके चलते हैं। जैसे आपको इस पे ऊपर अवनमन कोण लेके चलना है, ठीक है, तो इस जगह पर आपको कोण लेके चलना है। तो आप लोग ऐसा किया करें, डायरेक्टली आप इस जमीन पर कोण बनाएं। आपको पता है 90 डिग्री इस जगह पर है और कोण 30 और 45 है, तो 45 इस जगह पर आ जाएगा और ये कौन सा कोण हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और जेड की आकृति से आप लोग इनको ऐसे पहुंचा सकते हैं, यानी कि 45 डिग्री, और ये जो दिया हुआ है आपके लिए जो एंगल दिया हुआ है स्टेप से, ये आपका यहां से यहां तक कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो ऊपर आपके अवनमन कोण है ना, ये आपको जेड की आकृति से नीचे लेके आने हैं। तो आप लोग ऑलरेडी पहले ही नीचे लिख दिया करें, और वो नीचे किस टाइप से लिखना है कि जो 90 डिग्री है, 60 80 सॉरी 90 80 70 ऐसे चलना है। तो 45 पहले आएगा, 30 बाद में आएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, तो ये दो बिंदु हैं ये और ये, इनके बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है भाई? 1 किलोमीटर है। ठीक, और आपसे क्या कह रहा है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको जो ऊंचाई निकालनी, पर्वत की ऊंचाई निकालनी, तो पर्वत की ऊंचाई को मान लेता हूं मैं h मीटर। ए बी सी और डी। ठीक है, टाइप आपका वही रहेगा, सबसे पहले छोटा त्रिभुज फिर बड़ा त्रिभुज। तो देखिए, पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है, माना पर्वत की ऊंचाई, माना पर्वत की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। तो अब देखिए आप लोग त्रिभुज एबीसी में थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है एंगल। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख लें, लंब तो आपके लिए दिया हुआ है, आधार नहीं है, तो आधार को क्या मान लेंगे? x मीटर मान लेना है। तो लगाइए, लंबट्टे आधार क्या होता है आपका? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंबट्टे आधार, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री इक्वल टू, अच्छा लंब कितना है अपना? h, और जो आधार है वो अपना कितना है? x दिया हुआ है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू h अपॉन x, वज्र गुणा करेंगे तो x इक्वल टू h, ही हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब आपको दूसरा त्रिभुज लेके चलना है, त्रिभुज एबीडी में। त्रिभुज एबीडी में थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है।
तो आप लोग वही लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंबट्टी आधार, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, अच्छा लंब तो अपना h है और आधार कितना है x प्लस वन, ठीक है। और tan 30 की जो वैल्यू है वो tan 30 कितना होता है, 1/√3 h अपॉन x प्लस वन। तो इसका आप लोग वर्गगुणा करेंगे तो देखिए √3h इक्वल टू x प्लस वन निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां से वैल्यू देख लें आप लोग, और यहां से जो मैं वैल्यू आप देख रहा हूं, तो यहां पे जो x का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो समीकरण एक से मान रखने पर, तो आप लोग समीकरण एक से जब मान रखेंगे तो ये √3h इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, h प्लस वन। तो √3h, h आएगा इधर माइनस का इक्वल टू 1, h यहां से कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 इक्वल टू 1। √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये आएगा h 1.732 इसमें कटा जाएगा 0.732 इक्वल टू 1। तो ये 0.732 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0.732। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या 3 जीरो आपको ऊपर बढ़ाना है, 1000/732 इक्वल टू, अब भाग दे लीजिए आप लोग, 732 का भाग 1000 में एक बार ही जाएगा पॉइंट। तो आप लोग इसका जब भाग देके देखेंगे तो लगभग इसका 1.36 मीटर रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो आप भाग देकर देख लेना 732 का, तो कितना आ रहा है 1.36 मीटर। अतः पर्वत की ऊंचाई, अतः पर्वत की ऊंचाई 1.36 मीटर होगी। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी मैं हटा देता हूं। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है अपना 21, ध्यान से सुने, अच्छा क्वेश्चन है। एक झील में पानी के तल से, तो अपने लिए जो एक झील है उसमें ये पानी का क्या दिया हुआ है, तल दिया हुआ है इस टाइप से। क्या दिया हुआ है, तल। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल, अच्छा एक साइड में बादल है, एक साइड में कोई 20 मीटर की ऊंचाई है। तो सबसे पहले मैं एक साइड में बना देता हूं बादल। ये आपका क्या दिया हुआ है, यहां पे बादल दिया हुआ है, ठीक है। और एक साइड में 20 मीटर की ऊंचाई पर एक आपके लिए दिया हुआ है पॉइंट, इस टाइप से। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, देखिए जब इस पॉइंट से उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो आपको इसकी समांतर ऐसी जमीन माननी है, और बादल का इससे जो उन्नयन कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। बादल का उन्नयन, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, ये पानी का तल है, यहां पे जैसे पानी भरा हुआ है, और आपको इसका क्या बनाना है, बादल के प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले तो बादल का आपको प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। जैसे यहां से लेकर यहां तक ये बादल है, तो बादल का जो प्रतिबिंब होगा, यानी कि इसकी जो परछाई होगी, बादल की परछाई तो होगी भाई, बादल का ये प्रतिबिंब होगा। आप लोग देखते हैं जैसे पानी में खड़ा होने का मतलब है, आप लोग किसी भी पानी के किनारे पे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल हमारे लंबवत खड़ा हुआ है।
तो पानी में प्रतिबिंब में जो छाया बनती है वो बिल्कुल लंबवत बनती है, ठीक है। तो जैसे बादल ऊपर है तो बादल का प्रतिबिंब लंबवत पानी में दिखाई देगा। फिर क्या कह रहा है, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से, यानी कि ये बिंदु ए दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री, यानी कि इसकी परछाई का अवनमन कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और देखें आप लोग, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें जो दूरी निकालनी है, इस बिंदु ए से इस बादल की दूरी निकालनी है, और दूरी को मान लेता हूं मैं डी मीटर। माना दूरी डी मीटर है। कितना मीटर है, डी मीटर। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण आपको जो वर्क करना है वो इस डायग्राम पे करना है, इसका चित्र ही मेन है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, इसका चित्र नहीं बन पाता है, तो आप लोग देख लीजिए। अच्छा, यहां से यहां तक 20 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा आपका, 20 होगा, ये फिक्स है, ठीक है। बादल ये यहां से यहां तक जो बच रहा है, इस बादल की ऊंचाई को मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं h मीटर। कितना मान लेता हूं मैं, h मीटर। तो आप मेरे लिए बताइए कि यहां से यहां तक बादल की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी होगी, h प्लस 20 होगी यहां से, और यहां तक टोटल बादल आपका h प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जो टोटल यहां से यहां तक बादल h प्लस 20 है, तो इसकी छाया भी कितनी होगी आपकी, h प्लस 20 ही होगी भाई। h प्लस 20 होगी यहां से और यहां तक, लंबाई तो बराबर होगी, यहां से यहां तक बादल h प्लस 20, तो उसकी छाया भी h प्लस 20 होगी, ठीक है। तो अब आप लोग देखें इसमें, अब जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये अपना जो आधार दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसका नामकरण कर लेता हूं। और नामकरण किस टाइप से करना है कि ये तो बिंदु ए दिया हुआ है, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं बी, ये पॉइंट मान लिया मैंने सी, ठीक है। ठीक है, अब जैसे पॉइंट मान लेते हैं, आपको ये पॉइंट ए मान लिया है, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये डी है, और ये आपका मैं मान लेता हूं यहां पे ई, ठीक है। इस टाइप से आपने यहां पे पॉइंट मान लिया है। अब देखिए आप लोग, तो यहां पे क्या है, जिस त्रिभुज में आपके कोण बने हुए हैं वही त्रिभुज लेके चल रहे हैं। जैसे एक तो त्रिभुज आपका ये बन रहा है, त्रिभुज एबीसी वाला, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी की मैं बात करता हूं। जैसे आप लोग ध्यान दें, जैसे ये h मीटर है, ये d मीटर है, इस d का मान निकालने से पहले आपको इस आधार का मान आना जरूरी है, क्योंकि ये आधार इस त्रिभुज में भी काम करेगा। तो सबसे पहले इस आधार को मान लेता हूं मैं x मीटर, जो बता चुका हूं मैं। तो हम इस लंब और आधार के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें लगाऊंगा त्रिभुज एबीसी में थीटा इक्वल टू, ये तो 30 डिग्री होगा, ये आपका लंब और ये आपका आधार, तो ये होगा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, और जो आपका लंब दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, h, और आधार क्या दिया हुआ है, x, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 h अपॉन x। तो इसका बचगुणा करेंगे तो x बराबर होगा √3 h, हो जाएगा समीकरण नंबर 1 इस टाइप से। अब देखिए ये त्रिभुज आपने लगा दिया है, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है, पर मैंने आपको ये बताया था कि जो अवनमन कोण है उसको उन्नयन कोण बनाना है। लेकिन इस प्रश्न में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये अवनमन कोण दिया हुआ है, और अवनमन कोण को उन्नयन कोण में लाने के लिए जेड की आकृति चाहिए ऐसी। पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो नीचे का जो पोर्शन चल रहा है ना, ये काल्पनिक है, आप उसकी परछाई पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे इसके लिए यहाँ पे लाइन नहीं बना सकते। समझ रहे बातें? तो यहाँ पे ऐसे आप लोग लाइन नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ये जेड की आकृति में आपका कोण नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि इस परछाई वाले क्वेश्चन में ये जो अवनमन कोण है यहीं पे उन्नयन कोण का काम करेगा, ठीक।
तो यहां पे देख लेते हैं, ये अपना आधार है ये x मीटर, और ये जो अपना यहां से यहां तक लंब होगा, वो लंब क्या होगा उसको देख लिया आप लोग। देखिए यहां से यहां तक, यानी कि ये त्रिभुज है ए बी और ई, तो इस त्रिभुज में x तो आधार है, अब ये लंब है, और इस लंब की टोटल ऊंचाई क्या है, यहां से यहां तक तो h प्लस 20 है, और यहां से यहां तक 20 है, तो 20 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 40, यानी कि h प्लस 40 होगा ये यहां से और यहां तक। ठीक है, बस ये ध्यान देने योग्य पॉइंट है। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी की मैं यहां पे बात करूंगा, तो कोई टेन थीटा आपको लगाना है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होगा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और जो आपका लंब है वो है h प्लस 40, और आधार अपना क्या है x। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, h प्लस 40 x, बचगुणा कीजिए आप लोग, तो ये होगा √3x इक्वल टू h प्लस 40। ठीक है, तो आप लोग समीकरण 1 से बाहर रख देंगे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से वैल्यू रखिए आप लोग, क्या वैल्यू रख रहा हूं, तो ये क्या होगा √3, x का मान कितना है √3 है, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 40, √3 ये हो जाएगा आपका 3h, और h का पक्षांतर करके लाऊंगा तो ये माइनस, ये 40 होगा, तो यहां पर आएगा 2h इक्वल टू 40, तो h का जो मान निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आएगा 20 निकल के आएगा, क्योंकि 40 में 2 का भाग दें कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर h का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 मीटर निकल के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो यहां से यहां तक h की वैल्यू वो कितनी आ रही है 20 मीटर ये निकल के आ रही है। अब देख लिया आप लोग d का मान, डायरेक्ट हमें जो मान निकालना है वो d का निकालना है, तो ये 20 दिया हुआ है, ये d दिया हुआ है, तो एक मान दिया हुआ है दूसरा निकालना है, तो इन दो भुजाओं के लिए काम कर ले पुनः तीसरी बार त्रिभुज में। इसलिए तो मैं यहाँ पे x और h को लेके चला था, क्योंकि मुझे सबसे पहले h का या x का मान चाहिए था, जिससे d का मान आसानी से निकल के आ जाए। अब d का मान आसानी से निकल के आ जाएगा, क्योंकि दूसरी भुजा एक मान में आ रही है। अब देखिए पुनः त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज एबीसी में लगा लो। अब तो ये भुजा लेनी है, एक भुजा आपको ये लेनी है, तो ये तो आपकी क्या है लंब, और ये आपकी क्या है कर्ण, और लंबवत कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो अब त्रिकोण की साइन थीटा लगाइए आपको, साइन थीटा इक्वल टू लंबवत कर्ण होता है। ठीक है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है 20, और कर्ण आपका क्या है d, साइन 30 का 1/2 होता है, तो 20/d, तो बचगुणा करेंगे तो कितना होगा 40 मीटर। अतः यहां पे लिख दूंगा बिंदु ए से बादल की दूरी 40 मीटर होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग देखो, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर ये है 8, यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 8 है आपको इसी टाइप से करना है। जस्ट यही आपका क्वेश्चन है, एस टेन अल्फा एस टेन बीटा वाला है, वो भी आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो एक मीनार है, ठीक है,
एक मीनार है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन को 30 डिग्री पर देखता है। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है शिखर पे और इस टाइप से आपकी जमीन होगी या राजमार्ग जा रही है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन को 30 डिग्री पर देखता है। तो इस जगह पर आदमी बैठा हुआ है तो आंख उसकी यहां पे होगी, तो यहां पे जमीन मानेंगे आप लोग। तो सबसे पहले जो कार को देखता है वो कितनी डिग्री पे देखता है, अवनमन कोण 30 डिग्री पे देखता है। ये 30 डिग्री जेड की आकृति में यहां पे आ जाएगा उन्नयन कोण में, ठीक है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, यानी कि ये जो कार है इस जगह पर है वो ऐसे मीनार के नजदीक आ रही है 6 सेकंड के पश्चात। तो वो यहां मान लीजिए 6 सेकंड के पश्चात वो यहां पे आती है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो फिर इसी पॉइंट से जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है आपका 60 डिग्री। तो जेड की आकृति में फिर ये 60 इस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि अवनमन को उन्नयन बना देना है बस आपको। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है जो कार है ना वो 6 सेकंड यहां से यहां तक 6 सेकंड का टाइम लगा रही है और उसको इस राजमार्ग से गुजरना है, इस मीनार के नीचे से होकर जाना है। तो कितने समय में गुजर जाएगी। तो मैं मान लेता हूं माना t समय में गुजर जाएगी, ठीक है। माना t समय में वो गुजर जाएगी। अच्छा देखिए, माना कार v चाल से चल रही है, ठीक है। इसके नाम A, B, C और D। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें इनकी दूरी चाहिए। क्या चाहिए, दूरी। जैसे इसमें जो दिया हुआ है ये आपकी मीनार होगी, ये वाली हमें दूरी चाहिए। एक ये दूरी हो या फिर ये दूरी हो या दूरी हो, ये दूरी नहीं है, ये 6 सेकंड ये टाइम है। तो हमें दूरी चाहिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहां पे मैं कार की चाल मान लेता हूं v, ठीक है। तो अब देखिए v चाल से चल रही है, अतः दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। समय आप लोग t लेके चल रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे अगर मैं डीसी दूरी निकालता हूं, तो चाल क्या है, चाल तो मैंने क्या मानी है v और समय क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6v। तो ये दूरी निकल के आ रही है 6v और इसमें टाइम मान लिया t और दूरी जो चाल है वो क्या है v। तो यहां पे जो bc होगा वो दूरी क्या होगी आपकी tv और इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h मीटर, ठीक है। और डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं ये दूरी होगी। तो इसका एक पॉइंट भी आप लोग याद कर लें। जैसे अगर मैं देसी इलाज में फॉर्मेट बता रहा हूं, कार में बैठ के जाएगी टीवी। नोट में पॉइंट याद कर ले, कार में बैठ के जाएगी टीवी। तो अगर ये कार वाला टीवी वाला क्वेश्चन आता है, ये कार वाला, तो आपको ये फॉर्मेट करना है कि कार में बैठ के जाएगी टीवी। तो बस इस जगह पर याद कर ले कि आपको ये टीवी करना है, मतलब इस टी समय के साथ v का गुणा करना है। तो इस 6 के भी साथ क्या गुणा करना है, v का गुणा करना है। इससे आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग लगाइए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ये लंब ये आधार, लंबट्य आधार क्या लगाना है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा लंबट्य आधार 10 और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और जो लंब है वो क्या है h और आधार क्या है टीवी, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू √3 h अपॉन टीवी
बज गुणा करेंगे तो h का मान आ रहा है √3 TV, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लगाइए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसमें भी tan थीटा लगाना है। tan थीटा इक्वल टू लंबवत के आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब अपना h और आधार कितना होगा ये 6v प्लस टीवी, 6v प्लस टीवी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 6v प्लस का टीवी। तो बच गुणा करेंगे तो ये आ रहा है √3h इक्वल टू 6v प्लस टीवी आ रहा है। और h का मान समीकरण 1 से रख दिया आप लोग, समीकरण 1 से। तो √3 इंटू h का मान कितना आ रहा है √3 टीवी और 6v, या यहां से मैं v कॉमन ले लेता हूं। v कॉमन लेने का मतलब यहां पे क्या बचेगा 6 प्लस t, तो ये हो जाएगा 3 टीवी इक्वल टू v 6 प्लस टी, तो v से तो v कैंसिल, सही है। तो 3t इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा 6 प्लस टी, t का पक्षांतर कीजिए 3t माइनस टी इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6 आ रहा है। तो t का मान 6/2, तो t का मान कितना आ रहा है t सेकंड, क्योंकि सेकंड में टाइम दिया हुआ है। अतःकार 3 सेकंड में गुजर जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मेट याद कर सकते हैं, कार में बैठ की जाएगी टीवी, यानी कि इससे याद आ जाएगा कि टी और 6 के साथ हमें वी का क्या करना है गुणा। अगर आप लोग गुणा नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए भाई इसका क्वेश्चन नंबर 26। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो ये मीनार के आधार से ये आपकी एक सरल रेखा है। फिर क्या कह रहा है, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो दो बिंदु में पहला बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये पहला बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु, मतलब ये तो 4 मीटर है यहां से, और यहां से यहां तक टोटल आपका कितना मीटर है 9 मीटर है स्टेप से, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण, मतलब इस मीनार की शिखर के उन्नयन कोण दी गई, इसका उन्नयन कोण और एक इसका उन्नयन कोण। मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि जो आपके लिए दिया है, क्या दिया है कि आपके लिए जो कोण है वो कौन से कोण है, पूरक कोण दिए हुए हैं। ये दोनों कोण आपके लिए पूरक कोण दिए हुए हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब इस मीनार की ऊंचाई को 6 मीटर हमें सिद्ध करना है। और ये जो दोनों कोण दिए हुए हैं वो पूरक कोण दिए हुए, तो ए बी सी और डी। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक जो कोण होते हैं ना उन कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए पहला कोण 30 डिग्री है तो दूसरा 60 होगा,
पहला 45 है तो दूसरा आपका 45 होगा, मतलब 90 में से घटाना पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पहला 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 होगा, पहला 45 है तो दूसरा 90 माइनस का 45 होगा, पहला 15 है तो दूसरा 90 माइनस का 15 होगा, पहला थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अरे बस तो हमें कोण फिक्स तो पता नहीं है, तो मान लेता हूं मैं पहला कोण मान लेता हूं थीटा, तो ऑलरेडी ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो आप लोग थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे, थीटा से चला जाएगा तो आपका योगफल 90 डिग्री निकल के आएगा। किसी को जोड़िए 30 से 30 जाएगा 90, 45 से 45, 15 से 15, इस टाइप से। तो पूरा कोण का मतलब ये होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वो पूरा कोण के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए आप लोग, यहां से यहां तक 4 मीटर है, यहां से यहां तक 9 मीटर है, हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लेके आनी है, तो मैं मान लेता हूं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मुझे इस h का मान लेके आना है और वो 6 प्रूव करना है। तो आप लोग तो साधारण तरीके से कीजिए, बस केवल आपको h का मान निकालना है। तो पहला त्रिभुज लगा लीजिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा, और ये आपका आधार, ये आपका लंब, तो tan थीटा लगाना है। तो यहां पे मैं देखता हूं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, और थीटा का मान क्या है tan 90 माइनस थीटा, लंब अपना h है और आधार क्या है 4। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा, कोण को तोड़ने वाले फॉर्मूले आपने पढ़ेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 ही हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज लगाए, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में थीटा का मान थीटा ही है, ठीक है, तो वहां भी आपको tan थीटा लगाना है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, थीटा की जगह तो थीटा ही है, लंब कितना है वही h है, और आधार कितना है, मतलब यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितना है 9 मीटर, ये 9 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए मान रखने से तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दीजिए आप लोग, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर LHS में LHS, RHS में RHS गुणा करेंगे तो cot थीटा इंटू इसका LHS क्या है tan थीटा इक्वल टू इसका RHS क्या है h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। ठीक है, cot को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन tan थीटा, और इंटू ये tan थीटा ये h इंटू h क्या होगा h स्क्वायर, और ये कितना होगा 36, tan से tan चला जाएगा 1 आएगा, h स्क्वायर 36, बच गुणा करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36, और वर्ग को हटाने के लिए क्या जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट जब मैं यहां पर लूंगा, इसका भी अंडर रूट लेना है आपको, इसका भी अंडर रूट लेना है, तो वर्ग से वर्गमूल तो h, और यहाँ पर 36 का जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। प्लस और माइनस में आता है, लेकिन माइनस आपको लेना नहीं है क्योंकि ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती। 6 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आपको प्रूव करनी, जो आपने प्रूव कर, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज जो 8 है आपकी, उसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग मैं करा चुका हूं, और इसके जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो ऐसे क्वेश्चन कराए जिनको करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़े हैं वो ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो उन क्वेश्चन को करना बिल्कुल इजी रहेगा, क्योंकि वो एक एक त्रिभुज वाले क्वेश्चन है। जब आप 2 त्रिभुज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं तो एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है, इसी स्टेप पर आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर बाय द वे मान लीजिए एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन भी आपके लिए आता है वार्षिक पेपर में, तो वो तो इनसे बहुत इजी रहेगा। जब आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं तो वो इनसे बहुत इजी रहेगा। तो सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके देख लें। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको करना है परीक्षा की दृष्टि से।
ठीक है आप लोग। ये एग्जाम्पल है आपका एक, तो एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये जो 8वां एग्जाम्पल है जस्ट इसी की तरह होगा जो मैंने क्वेश्चन करा है। दोनों समीकरण का गुणा करना है, पूरा कोण वाला ही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 8 में आपको बता देता हूं, ये इसमें शायद ये 6वां एग्जाम्पल है वैसे तो। एग्जाम्पल नंबर ये 6 है, और ये बता देता हूं ये √AB वाला एग्जाम्पल है। √AB जो आपको सिद्ध करना है मीन आर क्यूब टेबल, इस पर 8 डला हुआ है, कलर डला हुआ है। एग्जाम्पल 6 है जहां आपको √AB सिद्ध करना है, देख लेना आप लोग। और 8वां एग्जाम्पल है जो बादल वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी आपको कर लेना है। और एक एग्जाम्पल 3 भी आप लोग कर लेना। तो ये एग्जाम्पल कर लेना, बाकी आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर नंबर 8 बिल्कुल कंप्लीट है। और देखिए आप लोग बात सुने, पेपर आपके बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो आप अपनी थोड़ी स्टडी बढ़ा दीजिए अब आप लोग, ठीक है। फास्ट रिवीजन कीजिए आप लोग जितना आपसे हो सके। तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाले हैं वो चैप्टर नंबर आपका 9 रहेगा, निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले मैं बहुत सारी वीडियो आपको अपलोड करा चुका हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। और जो भी चैप्टर है डेली बेस आपको वो मिल जाएंगे, ठीक। और एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि कुछ स्टूडेंट क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यानी कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल उनका सब्सक्राइब नहीं है। तो डेली आपको वो फिर चैनल निकालना पड़ता है। तो एक बार आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर सूचना आपको मिलती रहेगी, वीडियो अपने आप ही आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर